हाय दोस्तों, आज आपके लिए हम क्लास में लेके आए हैं व्यक्तित्व पर्सनालिटी। इससे भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है और प्रत्येक बार क्वेश्चन बना हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। और अभी तक जितने मैंने टॉपिक कराए हैं सभी टॉपिक विशेष रूप से पेपर में एग्ज़ाम में आने वाले हैं और इससे भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है व्यक्तित्व पर्सनालिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यक्तित्व पर्सनालिटी होती क्या है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पर्सनालिटी को शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक के आधार पर अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सबने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, निम्न साइंटिस्ट ने अपने अपने विचार रखे और व्यक्ति की पर्सनालिटी को बताया। उसमें से आपके सामने पहले शेल्डन हुए, क्रिस्मर हैं, हिप्पोक्रेट्स हैं, अन्य। तो इन्होंने अपने विचार बताए कि व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत एक पर्सनालिटी होती है, एक पहचान होती है। चाहे वो एक ही परिवार में क्यों ना जन्मे हुए व्यक्ति हो, एक ही माँ से क्यों ना जन्मे हुए व्यक्ति हो, बच्चे हों चाहे व्यक्ति हो, उनकी अपनी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से वो अलग अलग पहचाने जाते हैं। ये इसकी बेसिकली स्केल होती है पर्सनालिटी की। तो यदि हम कह सकते हैं तो उन्हें उनके परिवार के हिसाब से या उनके व्यक्तित्व के हिसाब से उन्हें अलग अलग पहचान सकते हैं, भले वो एक ही परिवार में क्यों ना उन्होंने जन्म लिया हो। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे खिलाड़ियों को, ये हमारा फिजिकल से संबंधित है तो यहाँ से खिलाड़ी से ही आएगा कि किस प्रकार के हमारे खिलाड़ी होते हैं, किस व्यक्तित्व के हमारे खिलाड़ी होते हैं। तो वैसे तो हमें जो है खेल में एक ही बात बताई जाती है कि सद्भावना की, प्रेम निष्ठा की, कर्तव्य की, ये खिलाड़ी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हुआ, हम शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में हैं, हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, तो सबसे पहले तो हमारे अंदर शांति का भाव होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर खेल खेलने जा रहे हैं तो उसमें शांति, संयम की बहुत ही आवश्यकता होती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो इसी के साथ में ज़्यादा ना बढ़ते हुए सीधा अपने जो है विचारों पर आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिलने के खातिर मेरे अंदर और भी उत्साह बढ़ रहा है। इसलिए जिसको भी यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में अगर कोई नया हमारा मित्र जुड़ रहा है हमसे या हमारी वीडियो को देख रहा है और हमारी वीडियो से प्रभावित हो रहा है, तो जो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमने अभी तक जितनी वीडियो डाली हैं सभी इम्पोर्टेंट वीडियो डाली हैं, कुछ हमने क्विज भी डाली हैं। आपके लिए आने वाले समय में मैं प्रत्येक वर्ष में आए हुए क्वेश्चनों के पेपर्स कराऊंगा और एग्ज़ाम से पहले सारा सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। तो इसलिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें और देखें और लाइक भी करें। और एक आप लोगों से और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि एंड तक हमारे वीडियो में हर एक चीज़ का एंड तक बिल्कुल जो है आपके एग्ज़ाम से आने वाली चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों से यही अनुरोध है कि आप वीडियो पूरी देखा करिए। तो पहले हमारे जो साइंटिस्ट हुए वो हुए हमारे शेल्डन का वर्गीकरण। शेल्डन का वर्गीकरण जो था, वो उनका जो दृष्टिकोण था, वो इनका दृष्टिकोण था सोमैटोटाइप्स। कैसा था? सोमैटोटाइप इनका जो है व्यक्तित्व था। सोमैटोटाइप वाले व्यक्ति थे। इन्होंने व्यक्ति की पर्सनालिटी को सोमैटोटाइप बताया। और ये कई बार पूछा गया है कि जो है शेल्डन किस
प्रकार के थे, तो सेमेटोटाइप्स आपको लिखना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके अनुसार शारीरिक दृष्टि से इन्होंने जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। शारीरिक दृष्टि से, शारीरिक मतलब उसकी आउटर जो बनावट थी, उसकी जो शारीरिक बनावट थी, उसके आधार पर व्यक्ति को कितने प्रकार से बांटा। व्यक्तित्व को इन्होंने 3 प्रकार से बांटा है। देखिए मेन रूप से तो यहाँ तो क्वेश्चन केवल एक ही टाइप से पूछा जाता है कि शेल्डन के अनुसार शेल्डन ने कितने भागों में व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। तो हम सीधी सी बात है, कितने भागों में वर्गीकृत हो रहा है? 3 भागों में। कितने भागों में हो रहा है? 3 भागों में हो रहा है, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। तो यदि हम यहाँ से एक प्रकार से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सोए हुए व्यक्ति जैसे ही एंडोमॉर्फिक मतलब होता है कमरे के अंदर से, सोए हुए व्यक्ति जैसे ही कमरे के अंदर से निकला, वैसे उसे एक्टिव माउस मतलब चूहे, माउस, जैसे ही सोया हुआ व्यक्ति कमरे के अंदर से निकला, एंडो मीन्स अंदर से निकला, वैसे उसे एक एक्टिव माउस दिख गया। अब वो उसको मारने के लिए, मॉर्फिक मीन्स मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। तो सीधा सा पूरा वर्गीकरण आपका हो गया शेल्डन का। भाई सोने का मतलब शेल्डन, अंदर से निकले मतलब एंडो, एक्टिव एक्टो और मेजो। अब मारने के लिए हो गए, सबके पीछे जोड़ दो मॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। याद करने का अपना अलग अलग तरीका है, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से सीधा आपसे सवाल पूछा जाता है कि एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक किसका वर्गीकरण है। तो सीधी सी बात है, हम बता सकते हैं शेल्डन का वर्गीकरण है। अच्छा, इसके और भी नामों से जानते हैं, जैसे आप सबको कॉमनली सबको पता है कि भाई एंडोमॉर्फिक क्या होता है, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक, सबको नाम रटे हुए हैं, सभी पढ़ते हैं, सभी अध्ययन करते हैं, सबको पता होता है। एग्जामिनर को अलग हटके देना है सब। अंतस्थ अवयव स्थूलता, उन्होंने बता दिया अंतस्थ अवयव स्थूलता किसका वर्गीकरण है। तो आप क्या बताएंगे? अब आपने अंतस्थ अवयव स्थूल यदि पढ़ा होगा तभी आप बता सकते हैं वो शेल्डन का है। अस्थि प्रधान संरचना यदि आपने पढ़ा है तभी आप बता सकते हैं। आपने तो एक्टोमॉर्फिक पढ़ा है, अस्थि प्रधान संरचना नहीं पढ़ी है, तो इस प्रकार से बता सकते हैं। पेशीय प्रधान संरचना मतलब पेशियों के आधार पर। अब इनके ये अंदर से निकाले हुए शब्द हैं। जो एंडोमॉर्फिक व्यक्ति होता है वो स्वभाव में कैसा होता है, बिल्कुल आप मान के चलिए मोटे ताजे होंगे। एंडो मीन्स होते हैं मोटे ताजे, गोल मटोल, गर्दन बिल्कुल गोल, और आप मन स्वभाव में विनोदी होते हैं। और अंतस्थ अव्यवहार स्थूल मतलब दूसरे लोगों में विश्वास रखने वाले होते हैं। इनसे अगर कोई कहते भाई वहाँ चलना है, ये चलेंगे, हाँ भाई चलना है चलो। तो मैंने कहा गोल मटोल, नाटे कद के, मोटे से, तोंद निकले हुए और विनोदी मतलब मन से बहुत बढ़िया एकदम, जहाँ चाहे वहाँ चलना प्रारंभ, दूसरे की बातों पर विश्वास करने वाला। उसने कहते भाई तुम्हारे साथ में ऐसा उसने कहा था तुम्हारे लिए, वो मान लेगा हाँ भाई ऐसा कहा होगा, सच में कहा। तो वहीं से आए अंतस्थ अवयव स्थूल। दूसरा हमारा है एक्टोमॉर्फिक। यहाँ से पता ही लग रहा है एक्टो मतलब अस्थि प्रधान, जिसका अस्थि प्रधान का मतलब होता है कि व्यक्ति एकदम दुबले पतला, अस्थि कहते हैं तुम तो बिल्कुल हड्डी होते जा रहे हो। अस्थि का मतलब हड्डी मतलब मांस उसके अंदर है ही नहीं, बिल्कुल जो है पतला दुबला सा होगा, एकदम पतले शरीर वाले। लेकिन एक बात है, ये बुद्धिमान बहुत होगा। यहाँ देखिए ये मोटा होगा, मोटा और विनोदी, ठीक है। दूसरों यानी कि बहमुखी बोल सकते हैं, बहमुखी। ये कैसा होगा, पतला होगा, दुबला, ठीक है, बौद्धिक
बौद्धिक, बौद्धिक स्तर अच्छा होगा इसका, बौद्धिक स्तर अच्छा होगा, ठीक है। पतला होगा, दुबला होगा, बौद्धिक स्तर अच्छा होगा, और छोटी छोटी बातों पर जो है बिल्कुल, अगर आप कोई सी भी छोटी बात करेंगे तो उस पर चुभती होंगी, इसके लिए चुभ जाती होंगी, और उस पर बुद्धि के कार्य इनके लिए सहायक होते हैं, मतलब बुद्धि के कार्य में अधिक बिल्ली लगता है, ये बुद्धि के कार्य में अधिक करता है, और छोटी से छोटी बात को मानने वाला, छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी बात को ये मानता है, ठीक है। विश्वास कर लेता तुरंत, अरे हाँ इसने ऐसा करा होगा, बुद्धि से अपना तुरंत विवेक से करेगा। तो ये हमारा हो गया एक्टोमॉर्फिक। देखिए वर्गीकरण लंबा है, वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन यहाँ से आपका 2 नंबर 1 नंबर का टॉपिक बिल्कुल पूरा होने वाला है। यहाँ से एक भी आपका टॉपिक बिल्कुल नहीं छूटेगा। यदि आपने इसको कर लिया तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एक भी नंबर का आपका नहीं छूटने वाला है, और आप पक्का लगा के आएंगे, ये मेरा बिल्कुल विश्वास है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं मीजोमॉर्फिक, मतलब मांसपेशियों से। अब ये कैसे होते हैं, ये एथलेटिक्स होते हैं, कहते हैं एथलेटिक होते हैं। एथलेटिक भाई जिसकी मांसपेशियाँ बिल्कुल सुडौल एकदम बढ़िया होंगी वो एथलेटिक्स से तो होगा, इसका मांसपेशी बिल्कुल एकदम लचीली, एकदम घुमत बढ़िया होंगे। मतलब ये व्यक्ति कैसे होंगे, एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट, वो एथलेटिक होते हैं। जो स्वस्थ होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे, वो कौन से व्यक्ति होते हैं, वो एथलीट व्यक्ति होते हैं, जो स्वस्थ एकदम होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एथलीट भी कहते हैं मीजोमॉर्फिक को, जिसकी मांसपेशी एकदम सुडौल, बढ़िया, हष्ट-पुष्ट और शारीरिक रुचि में, शरीर के में रखने वाले रुचि, मतलब खूब सुबह वर्जिश करना, दौड़ना इत्यादि ऐसी क्रिया में बिल्कुल एकदम घुले मिले व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, मीजोमॉर्फिक कहते हैं। और ये वर्गीकरण किसने दिया, सेल्डन ने। किसके आधार पर दिया, शारीरिक संरचना के आधार पर। पूछा भी जाता है कि सेल्डन ने किसके आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, तो वह शारीरिक संरचना के आधार पर। दूसरे हम बढ़ते हैं क्रेसमर्स का वर्गीकरण। देखिए सेल्डन और क्रेसमर्स बिल्कुल टू कॉपी, हुबहू टू कॉपी। इनके नाम कुछ और है और इन्होंने नाम कुछ है, लेकिन परिभाषाएं बिल्कुल सेम है। परिभाषाएं बिल्कुल अलग नहीं है, दोनों की परिभाषाएं बिल्कुल सेम है और कोई सा भी बदलाव नहीं है, केवल बदलाव किया है नाम का। पता लगेगा अभी आपको। अब पहला हमने देखा है एथनिक, एस्थेनिक। तो एस्थेनिक होते हैं, इन्होंने भी 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 3 देखो, सेल्डन के भी 2 हैं और क्रिसमस के भी 3, सॉरी सेल्डन के भी 3 है और क्रिसमस के भी 3 है। दोनों ने 3 भागों में बांटा। इन्होंने व्यक्तियों को 3 प्रकार से बांटा है। और एक क्रिसमस कैसे, कहाँ के वैज्ञानिक है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है भाई कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जर्मन के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले, जर्मन के रहने वाले हैं, ठीक है। और इन्होंने भी जो है 3 प्रकार से बांटा है, ठीक है, वर्गीकरण किया है। और शरीर प्रधान पर किया है। इन्होंने किस पे किया, शरीर प्रधान पर किया है। इन्होंने भी शारीरिक संरचना के आधार पर ही किया। तो एथनिक, तो एथनिक मीन्स होता है कि वे व्यक्ति आते हैं जो एकदम दुबले पतले हैं। कैसे होते हैं, दुबले पतले, दुबले पतले, दुबले पतले होते हैं, ठीक है। पहली बात को जो कैसे होंगे, दुबले पतले होंगे, ठीक। छोटी छोटी बातों को मानने वाले होंगे, दुबले पतले होंगे, छोटी छोटी बातों को मानने वाले होंगे, ठीक है। और हम कह सकते हैं बहुत ख्याल करने वाले लोग होंगे, ठीक है। आपस में मित्रता करने वाले व्यक्ति होंगे, मित्रता के हिसाब से रहेंगे। दूसरों की आलोचना करना तो पसंद करेंगे, लेकिन खुद की आलोचना करना पसंद नहीं करेंगे, जैसे ये होते हैं। तो यहाँ एस्थेनिक और इसका एक्टोमॉर्फिक एक ही होता है, ठीक है। मतलब ये दूसरों की आलोचना कर लेंगे, आलोचना, दूसरों की आलोचना तो कर देंगे, लेकिन अपनी अगर खुद की आलोचना इनकी कोई करेगा तो तुरंत गुस्सा करेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे व्यक्ति होते हैं।
आपके ही बीचों में होते हैं। भाई कोई अच्छा काम कर रहा तो उसकी आलोचना करेंगे, अरे ये अच्छा नहीं कर रहा भाई, देखो तो कैसा है आदमी, खुद तो करना आता नहीं है, दूसरों को सिखाने चला, ऐसी बातें होती हैं। तो दूसरों के, और यदि अपने आप कुछ करेगा नहीं, तुम कह दो यार तुम ही करके दिखा दो, तो नहीं करेगा, तो गुस्सा होगा, अरे भाई मैं क्यों करूँगा। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, एस्थेनिक या एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथलेटिक्स। एथलेटिक्स शब्द से ही हमें पता लग रहा है भाई, एथलेटिक्स शब्द कैसा होगा, शरीर में खूब मोटे ताजे हष्ट पुष्ट स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वस्थ हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट होंगे। और हष्ट पुष्ट स्वस्थ कौन होते भाई, ये होते हैं मेसोमॉर्फिक होते हैं। मतलब यहाँ का मेसोमॉर्फिक और यहाँ का एथलेटिक्स बातें की है, या हम मेसोमॉर्फिक को भी एथलेटिक्स कह सकते हैं और एक्टोमॉर्फिक को भी, तो ज़्यादा समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट बता पिकनिक या पिग्गी, यानी कि छोटे मोटे नाटे। छोटे मोटे नाटे कहाँ बात हमने करी थी, एंडोमॉर्फिक में करी थी बात। कहाँ करी थी भाई, एंडोमॉर्फिक में बात करी थी, और ये हो गए एंडोमॉर्फिक। अब आपको लग रहा होगा, देखिए यहाँ से आपको 3 मिल गए, एंडोमॉर्फिक, पिकनिक, पिग्गी, मोटे ताजे, एथलेटिक्स, मेसोमॉर्फिक, पेशीय प्रधान, एस्थेनिक, एक्टोमॉर्फिक। तो शेल्डन का और क्रेस्मर का जो वर्गीकरण है वो बिल्कुल सेम है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं है, केवल नाम का बदलाव है। तो यहाँ से हमें याद करने में भी सबसे आसान तरीका होगा, अगर आप एक की परिभाषा याद कर लीजिए, फिर इनका जो मैंने मिलान किया है इसके नीचे उन शब्दों को लिख लीजिए, तो आपको आगे याद करने की जरूरत नहीं, एक बार में आपके दोनों एक ही बार में याद हो जाएंगे। और यहाँ से सीधा सीधा नाम पूछा जाता है, या आपको दे दिया जाएगा दुबले पतले, हष्ट पुष्ट, पेशीय युक्त, एथलेटिक्स शरीर किसका वर्गीकरण है। तो भाई यदि आपको पिकनिक दिया है तो पिकनिक, और अगर पिकनिक और मेसोमॉर्फिक दोनों दिए तो ये दोनों सही होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना। हाँ, यदि विशेष रूप से नाम दे रखा है शेल्डन या क्रिसमस नाम दे रखा है, तो अगर क्रिसमस दे रखा है तो पिकनिक या पिग्गी, सॉरी नहीं, वो एथलेटिक्स और या मेसोमॉर्फिक, सॉरी थोड़ा इधर हो गया, तो वो हमारा यहाँ पे लगाना। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए। यदि आपको दिया है कि जिसका शरीर बिल्कुल एथलेटिक हो, बढ़िया एकदम सुडौल एकदम बढ़िया हो, तो वो हमारा एथलेटिक्स यानी मेसोमॉर्फिक। ठीक है, यदि इनका नाम दिया है शेल्डन का या क्रिसमस का, तो क्रिसमस का नाम दिया तो एथलेटिक, और मेसो का नाम दिया, और जो है शेल्डन का नाम दिया तो मेसोमॉर्फिक। ठीक है, ये आपको समझना। अगला देखिए, जुंगकृत का वर्गीकरण। जुंगकृत वर्गीकरण इन्होंने कितने भागों में बांटा भाई, 2 भागों में। इन्होंने इनकी परिकल्पना कैसे की, अंतः, अंदर से की। इन्होंने कैसे की, अंतः की, अंदर से, मतलब व्यक्तित्व के प्रणाली को इन्होंने जो है बांट दिया भाई 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में बांटा इन्होंने। कौन से भागों में बांटा, अंतःमुखी यानी कि इंट्रोवर्ट, और बाह्यमुखी यानी एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में इन्होंने 2 भागों में, अंतःमुखी बाह्यमुखी में 2 भागों में जुंग ने बांटा। अब जुंग ने सबसे अधिक विख्यात क्योंकि इन्होंने किस पे बांटा, मनोवृत्ति के आधार पर बांटा, यानी कि साइकोलॉजिकल टाइप्स, मनोवैज्ञानिक के आधार पर, मनोवृत्ति के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किस पे दिया, मनोवृत्ति। इन्होंने किस पे दिया, शारीरिक। इन्होंने किस पे दिया, शारीरिक। इन्होंने किस पे बांटा, मनोवृत्ति के आधार पर। ये भी ध्यान रखना है। तो जो जुंग थे उन्होंने केवल 2 भागों में बांटा। ये भी बहुत, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अंतर्मुखी बाह्यमुखी व्यक्ति कौन कौन से। तो यहाँ से नाम से ही पता लग रहा है, अंतर्मुखी मतलब जो अपने लिए ही, अपने ही मन में प्रसन्न, जो भी काम करें भाई हाँ हम सही हैं, जो भी कर रहे हैं हाँ भाई हम सही हैं, हम अपने अंदर ही हैं, हम हैं तो हम ही हैं और कोई नहीं, दूसरा नहीं है भाई, ऐसा हम समझिए। यानी कि वे व्यक्ति, जो केवल व्यक्ति एक
एकांत प्रिय हो, जिन्हें अकेले अच्छा लगता हो, ठीक है। आत्म केंद्रित हो, अपने आप में ही बस खुश रहने वाले हों, ठीक है, अपने आप में ही खुश रहने वाले हों। कल्पनाओं और विचारों में खोए रहें। भाई जो अपने आप में रहेगा, जिसे दूसरे से कोई मतलब ही नहीं, वो क्या करेगा, कल्पना ही करेगा, विचार ही करता रहेगा और अपने अंदर ही खुश रहेगा, ठीक है। उसे दूसरे से बोलना अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे से दोस्ती करना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, किसी के साथ कुछ कहना अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो अपने अंदर ही सोचते रहते हैं, तो उन्हें हम वो हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे होते हैं अंतःमुखी, यानी कि अंतःमुखी और बाह्यमुखी होते हैं, सॉरी अंतःमुखी, कैसे होते हैं, अंतःमुखी होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, जिनका केवल अपने अंदर ही सब कुछ समाहित होता है, जबकि जो है अपेक्षाकृत वातावरण से अधिक, और एक वातावरण मतलब मौसम से बहुत ही रुचि रखने वाले होंगे। वातावरण से भी रुचि रखेंगे, भाई मौसम प्यारा है तो अपने अंदर ही बस देख रहे हैं, मौसम नदी के किनारे बैठे हुए मिलेंगे, तालाबों के किनारे बैठे हुए मिलेंगे, ठीक है। ऐसे जो है ये करते रहेंगे, ठीक है। और स्वयं सोच समझकर ही निर्णय ले लेंगे, किसी से नहीं पूछेंगे, अपने आप ही सोचेंगे, बुद्धि लगाएंगे और अपना निर्णय कर लेंगे, ठीक है। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, ये सारी विशेषताएं अंतर्मुखी व्यक्तित्व की। तो आप समझ ही गए होंगे कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। बाह्यमुखी, ध्यान से समझ में आ रहा है। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो बाह्यमुखी होते हैं। देखिए आपको यहाँ से इंग्लिश भी वर्ड में पूछा जा सकता है। अब अंतर्मुखी बाह्यमुखी सबको मालूम, सब लगभग 80% लोग अंतर्मुखी बाह्यमुखी ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में वो क्या लिखेगा, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व कैसे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट वाले व्यक्तित्व कैसे, तो आपको जब पता ही नहीं तो हम नहीं बता सकते। हालांकि आपको बहुत अच्छे से आता है अंतर्मुखी क्या होता है, बाह्यमुखी क्या होता है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए जो खासकर वो व्यक्ति जो इंग्लिश से टच में नहीं रहते हैं। तो आप लोग, मेरी राय यही है कि अधिक से अधिक आप लोग इंग्लिश में भी उसे पढ़ने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें। हिंदी पे विशेष रूप से ध्यान ना दें, क्योंकि टीजीटी एक ऐसा विषय बन चुका है अब कि जिसमें अब इंग्लिश के वर्ड अधिकतम प्रयोग किए जा रहे हैं, अधिक से अधिक जो है इंग्लिश के वर्ड बोले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। तो इसलिए हमें इंग्लिश के वर्डों पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। अब ये जो है व्यक्ति कैसे होते हैं, ये इनसे बिल्कुल अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, मतलब अंतर्मुखी व्यक्तियों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब यदि अपने आप में विश्वास रखेंगे तो ये दूसरों को विश्वास रखेंगे, ये दूसरों से पूछेंगे भाई कैसे हम काम करें। ये यदि अपने आप ही निर्णय ले लेंगे तो ये दूसरों से पूछ के निर्णय लेंगे। ये अपने अंदर प्रसन्न रहेंगे तो ये बहुत सारे लोगों में प्रसन्न रहेंगे, सबको प्रसन्नचित्त करेंगे, सबके साथ में बैठेंगे उठेंगे, पूछेंगे हाँ भाई तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। और इस व्यक्ति को अपने अंदर ही बस, ये किसी से नहीं बोलेगा। तो ऐसे व्यक्तित्व वालों को हम क्या कहते हैं, बाह्यमुखी कहते हैं। हमने बहुत ही सिंपली भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे अंतर्मुखी बाह्यमुखी दोनों होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हिप्पोक्रेट्स द्वारा प्रतिपादित, ये लगभग 460 ईसा पूर्व से 377 BC में, ये सबसे पुराने हमारे हैं, और ये हमारे जो है चिकित्सा के जनक भी हैं, हिप्पोक्रेट्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चिकित्सक जनक कौन है, तो वो हमारे हैं हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। इन्होंने भी भाई वर्गीकरण दिया व्यक्तित्व के लिए। अब इन्होंने किस आधार पर दिया, इन्होंने द्रव्यों के आधार पर, शारीरिक द्रव्यों के आधार पर, शारीरिक द्रव के आधार पर, शारीरिक द्रव के आधार पर इन्होंने बांटा। भाई कितने भागों में बांटा, इन्होंने बांटा 1 2 3 4 भागों में। कितने भागों में बांटा, 4। भाई इनके भाग भी ध्यान रखने, किस साइंटिस्ट ने, किस वैज्ञानिक ने कितने कितने भागों में व्यक्तित्व को बांटा, ये भी पूछा जाता है कि सेडन द्वारा जो है व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, किसके द्वारा बांटा गया, ये भी पूछा जाता है। इसलिए यहाँ से जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपके बता रहे हैं सभी। तो पहला हमारा है कप प्रवृत्ति वाले जो है व्यक्तित्व। अब यहाँ से पता लग रहा है कप प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व के बारे में
हमें बताना है कप प्रवृत्ति जो है कैसे व्यक्तित्व होते हैं, कैसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर कप प्रवृत्ति होती है, जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं चौरेलिक व्यक्ति, चौरेलिक व्यक्तित्व वाले। तो ये व्यक्तित्व कैसे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, शक्तिशाली होंगे। पहली बात तो ये कैसे होंगे, शक्तिशाली होंगे। संवेगात्मक रूप से कठोर होंगे, संवेगात्मक रूप से कैसे होंगे, कठोर होंगे। देखिए शक्तिशाली और संवेगात्मक रूप से कैसे होंगे, कठोर होंगे। तो ये आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं हमारी बात को सुनते हुए और बढ़िया से, ठीक है। सॉरी, संवेगात्मक रूप से कम कठोर नहीं, सॉरी हम थोड़ा अलग लिखते, कमजोर होंगे, कमजोर, कठोर नहीं, कमजोर होंगे, कमजोर होंगे भाई, कठोर नहीं होंगे। कैसे होंगे, कमजोर होंगे। शारीरिक रूप से, ठीक है, चुस्त होंगे। शारीरिक रूप से कैसे होंगे, चुस्त होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, कप प्रवृत्ति वाले यानी चौरेलिक कहते हैं, ठीक है। इसके वाले हैं काले पित्त वाले, मेलाचोनिक। तो ऐसे व्यक्तियों को हम बोलते हैं मेलाचोनिक। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, ये व्यक्ति होते हैं काले पित्त वाले, मेलाचोनिक वाले होते हैं। ये व्यक्ति कैसे होते हैं, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से कमजोर, ठीक है, ये भी होते हैं। प्रायः निराशा और दुखी व्यक्ति होते हैं। देखिए मेलाटोनिक शारीरिक रूप से कमजोर, और आपके कैसे होंगे, निराशावादी होंगे, ठीक है। मंद होंगे, मंद मतलब बहुत धीमे प्रवृत्ति के, मंद प्रवृत्ति के होंगे आदि। और भी लक्षण होते हैं इनके, अलग अलग लक्षण होते हैं। तो ये लक्षण हमने आपको बताया। पहले हमारा था कप प्रवृत्ति वाले यानी कि चौरेलिक, शक्तिशाली होंगे, संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं, और कैसे होते हैं, शारीरिक रूप से कैसे होते हैं, जो है हमारे चुस्त होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से चुस्त होते हैं। ये कैसे होते हैं, शारीरिक रूप से भी कमजोर होते हैं। निराशावादी मतलब निराश बैठे रहेंगे, ऐसे सोचते रहेंगे, सुस्त एकदम, बिल्कुल ना हिलेंगे, ना किसी से कुछ बोलेंगे और ना कुछ कहेंगे, और किसी काम के लिए कर दे तो बहुत धीरे धीरे, बहुत नॉन एक्टिव, जिसे हम बोल सकते हैं नॉन एक्टिव पर्सन्स होते हैं। वो कौन से होते हैं, काले पित्त वाले। कौन से होते हैं, काले पित्त वाले। अब आ जाओ पीले पित्त वाले यानी कि फ्लैगमेंट, पीले पित्त वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। तो पीले पित्त वाले व्यक्ति होते हैं, वो हमारे होते हैं शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन संवेगात्मक रूप से कठोर होते हैं। भाई शारीरिक रूप से तो जो कमजोर होते हैं, लेकिन संवेगात्मक रूप से कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। और बढ़िया एकदम, मतलब सख्त एकदम बढ़िया होंगे, और वह सुस्त होते हुए भी आनंद युक्त होते हैं। मतलब सुस्त तो होंगे लेकिन इनके अंदर आनंद होगा। तो शारीरिक रूप से कैसे होंगे, कमजोर होंगे, मतलब पतले दुबले होंगे, लेकिन संवेगात्मक रूप से चुस्त, यानी कि बौद्धिक स्तर पर बढ़िया होंगे, चुस्त और आनंद युक्त होंगे, मतलब खुश दिल वाले होंगे भाई। कमजोर होंगे, निराशावादी भी होंगे, लेकिन इनके अंदर खुशी होगी, ठीक है। और बौद्धिक स्तर में बढ़िया होंगे। कौन से, पीले पित्त वाले, ठीक है। अगला हमारा अधिक रुधिर वाले। तो ये एथलेटिक्स होते हैं भाई, सीधा सीधा। अधिक रुधिर वाले यानी सैगुनिक, कई बार पूछा गया ये
देखिए ये कई बार पूछा गया, ये कई बार मतलब ये जितने भी हैं ये कई बार क्वेश्चन हर एक एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। इसमें क्या होता है, अधिक रुधिर, जिसके अंदर अधिक रुधिर, भाई तो एथलेटिक के तो अंदर अधिक रुधिर होता है। जो एथलीट होता है उसका जो हृदय होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि वो जब डिस्ट करता है, वर्जिश करता है, तो उसकी जो कार्डियक आउटपुट्स होती है, हृदय होता है उसका बड़ा हो जाता है, साइज बढ़ जाता है। वो एक नॉर्मल व्यक्ति से उसका हृदय जो है अधिक होता है और उसके अंदर ब्लड भी अधिक होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं, एथलीट बोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, एथलीट बोलते हैं। तो इसीलिए उनका अधिक रुधिर वाले व्यक्ति कैसे होंगे, एथलीट होंगे। और एथलीट कहाँ हैं, एंडोमार्फिक हैं और एथलेटिक हैं। तो इसको अगर हम जोड़ दें यहाँ तो ये इससे मैच करेगा, और इसको जोड़ दें यहाँ तो ये इससे मैच करेगा। तो काले अधिक रुधिर वाले हमें सीधी सीधी वही परिभाषा देनी है। अब आ जाओ स्पैगर वर्गीकरण। ये भी हमारे जो है इन्होंने भी भाई बांटा है। अब इन्होंने किसके आधार पर बांटा, इन्होंने सामाजिक तत्वों के कार्य के आधार पर बांटा। इन्होंने किसके आधार पर बांटा, सामाजिक कार्यों के आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण किया। व्यक्तित्व का दिख रहा है आप लोगों को, सभी लोगों को दिख रहा है ना। तो आप लोगों को स्पैगर वर्गीकरण जो है सामाजिक कार्य के रूप में इन्होंने करा। तो पहला का है ज्ञान प्रदान, तो यहाँ से पता ही लग रहा है जो है कॉग्निटिव ज्ञान प्रदान वाले, यानी जिसकी पूरी मनोवृत्ति अपने ज्ञान पर रुचि रखती हो, मतलब पढ़ने पर, ज्ञान करने में, ज्ञान अर्जित करने में, किताबों में जो केवल ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ज्ञान कौन कौन प्रदान, एक टीचर ही हो गया, अध्यापक, ठीक है, जिनकी रुचि अध्यापक में होगी। तो ये हमारे कौन कौन से हो गए, अध्यापक हो गए, लेखक हो गए, कवि हो गए, ठीक है, वैज्ञानिक हो गए, दार्शनिक हो गए। तो ये सभी कैसे आ गए, ज्ञान प्रदान वाले हैं। अगर आपसे पूछा था जो है लेखक, कवि, दार्शनिक इत्यादि किस व्यक्तित्व में है, तो स्पैगर के अनुसार ज्ञान प्रदान के रूप में आते हैं, यानी कि कॉग्निटिव के अनुसार आते हैं। सौंदर्य प्रदान एस्थेटिक के अनुसार आते हैं, सौंदर्य प्रदान आते हैं। तो ये कैसे आते हैं, सौंदर्य से समझ में आ रहा है कि सौंदर्य मतलब जिसका जीवन मतलब सुंदर में, बिल्कुल सुंदरता में ही रुचि रखता हो, कला में रुचि रखता हो, जिसकी केवल मनोवृत्ति केवल कला के लिए ही हो, तो जिनका जीवन एकदम कला में, विचार, मूर्तिकार, नृत्यकार, संगीतकार, ये सब कलात्मक सौंदर्य प्रदान में आते हैं। ठीक है, ये सामाजिक रूप से इन्होंने करा है कि भाई जो कला के क्षेत्र में है, जो संगीतकार के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति जो है हम कह सकते हैं संगीतकार के रूप में जो व्यक्ति हैं, तो उन्हें हम किसमें बांट सकते हैं, उन्हें हम बांट सकते हैं सौंदर्य प्रदान। अर्थ प्रदान, अर्थ प्रदान मतलब इकोनॉमिक का तो मतलब ही अर्थ विज्ञान, मतलब आपने सुना होगा अर्थमेटिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या है भाई, बजट, अपना घर का खर्चा फर्चा जो भी है, जो हम एक बजट के अनुसार उसे हम प्रस्तुत करें, उसे हम इकोनॉमिक मानते हैं। इकोनॉमिक, और बजट का कार्य कौन करता है भाई, दुकानदार। सौदा खरीदने जाएगा, हाँ भाई कितने की हुई है, अच्छा इतने की हुई है भाई, इतना ले लो। सब्जी वाला, बड़ा उद्योगपति, तो जितने भी उद्योगपति, ठीक है, दुकानदार, अर्धव्याप्ति व्यापारी किसमें आएंगे, अर्ध प्रदान में आएंगे। किसमें आएंगे, अर्ध प्रदान वाले व्यक्तियों में आएंगे। अगला हमारा राजनीतिक प्रदान, पॉलिटिकल साइंस। अब जितने भी राजनेता हैं वो सब हमारे किसके अंतर्गत आ गए, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस के अनुसार, पॉलिटिकल व्यक्तित्व के अनुसार आ गए। मतलब उनके अंदर राजनीतिक ही होगी, वो अगर आपसे बात करेंगे तो उनकी बातों में राजनीतिक, उनके कार्यों में राजनीतिक। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में क्या होगा, राजनीतिक के दौर पर ही चलेगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, ये राजनीतिक टाइप के होते हैं, इन्हें बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में। जैसे नेता हो गए, राजनीतिज्ञ हो गए, कूटनीतिज्ञ वाले व्यक्ति हो गए। तो कूटनीतिज्ञ व्यक्ति जो व्यक्तित्व वाले होते हैं वो हमारे राजनीतिक में आते हैं। अगला है धर्म प्रधान, रिलीजियस। तो धर्म प्रधान क्या होता है, जो धर्म को मानता है। अब धार्मिक चीज़ों में विश्वास रखता हूँ भाई। आजकल सावन का महीना चल रहा है,
तो सभी लोग भोले की आस में सभी लोग लगे हुए हैं। आस्था है, धार्मिक स्तर है, तो जो पुजारी हैं वो हमारे किस में आएंगे? धर्म प्रधान में आएंगे, रिलीजियस में आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब जो धर्म प्रधान वाले व्यक्ति किस में आएंगे? रिलीजियस में आएंगे। जिसको, और ये किसने बांटा है? स्पेक्टर ने बांटा है, कहा है इसको चीज़ के लिए। और कौन से हमारे धर्म प्रधान में आ जाएंगे? पुजारी, संत, मौलवी, पंडित, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जो भी हमारे मतलब गुरु हैं, जो धर्म से संबंधित रखते हैं, तो वो सभी हमारे किस में आएंगे? रिलीजियस प्रधान में आएंगे। अंतिम है हमारा समाज प्रधान, सोशल वर्कर। अब सोशल वर्क तो सभी करते हैं, हम भी एक सोशल वर्क में ही लगे हैं कि आप लोगों का भाई सहयोग है और आपकी अच्छी बेटर तैयारी हो जाए और फ्री सेवा। भाई यूट्यूब के माध्यम से अच्छी चीज़ आपको मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए बगैर किसी कास्ट के, बगैर कुछ लिए, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? समाज प्रधान होते हैं, समाज के बारे में सोचने वाले होते हैं। जो सामाजिक रूप से सोचते हैं उन्हें बोलते हैं हम समाज प्रधान व्यक्ति, मतलब सोशल जो है प्रधान। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को जैसे समाज सुधारक हो गए, ठीक है, दयावान व्यक्ति हो गए, भैया उन्हें भीख वाला आया मांगने वाला उन्हें दे दिया। ठीक है, समाज सुधारक, समाज प्रचारक हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, जो सामाजिक रूप से कार्य करता है। तो ये हमारा पूरा जो है वर्गीकरण था किसका? व्यक्तित्व का, जिसने दिया है। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों नहीं जाएगा, बिल्कुल आपका होके रहेगा। इसी के साथ में मेरा अंतिम शब्द यही होगा कि आप लोग हमारा सहयोग करें, हमारे मनोबल को बढ़ाएं, और हमारा मनोबल जब भी बढ़ेगा जब आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही मैं रोमांचक, एकदम रोचक बातों से, एकदम रोचक टॉपिक को बिल्कुल सरल करते हुए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ में बस आज के लिए इतना ही। सभी के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।